Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT Virtual Classroom. डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस को, यानी कक्षा 10 के विज्ञान को। आपकी क्लास 10th की साइंस में हम लोग जिन चैप्टर्स के जिन टॉपिक के ऊपर अभी बात कर रहे हैं वो है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इसके ऊपर हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है वैद्युत अपघटनी परिष्करण, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हमने ये बात कही थी कि जब धातुओं का परिष्करण किया जाता है तो सक्रियता श्रेणी में आने वाली सबसे नीचे वाली धातुएं, मध्यम में जो स्थित धातुएं हैं और सबसे ऊपर वाली जो स्थित धातुएं, सबके लिए प्रोसेस जो है अलग अलग रहने वाला है। हम लोग सबसे टॉप मोस्ट जो धातुएं हैं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित हैं उनके परिष्करण की हम लोग चर्चा कर रहे थे, उनके निष्कर्षण की हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमने ये देखा कि इनको हम ना तो डायरेक्ट गर्म करके ना फिर भर्जन निस्तापन जैसी प्रक्रिया के द्वारा इनके सल्फाइड या फिर ऑक्साइड से हम इसको, क्लोराइड से हम इसको पृथक नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए एक नई विधि देखी थी जिसको कि हमने एक नए प्रकार का अपचयन देखा था जिसको हम कहते थे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी वैद्युत अपघटनी परिष्करण। इसमें हम लोग क्या करेंगे, विद्युत का प्रयोग करेंगे। विद्युत का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करेंगे कि शुद्ध धातु हमें जो है और अशुद्धि जो है हमको अलग अलग मिल जाएगी। इसमें एनोड और कैथोड जो है इन पर हमको शुद्ध धातु और अशुद्धि जो है मिलती है। कौन से इलेक्ट्रोड पर शुद्ध धातु मिलती है, कौन से इलेक्ट्रोड पर अशुद्धि मिलती है, ये पता लगाएंगे। किस प्रकार से काम होता है इसका भी पता लगाएंगे। और आगे के पार्ट्स में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो कि है संक्षारण। तो आई होप कि आप सब फिट और फाइन होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना ध्यान बनाकर रखिए अपने रिस्पेक्टिव स्क्रीन पर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे वैद्युत अपघटनी अपचयन के ऊपर। तो हमने क्या कहा था, इसमें आपको बस इतना बात ध्यान रखनी है कि जब हम लोग क्या करते हैं, धातु जो सबसे ऊपर स्थित धातुएं हैं सक्रियता श्रेणी में, उनके निष्कर्षण के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा उनको पृथक करते हैं उनके क्लोराइड से एटसेट्रा से। है कि इसमें हम लोग एक कैथोड को बनाएंगे। जब विद्युत का प्रयोग करेंगे तो एक जो ऋण टर्मिनल होता है और एक धन टर्मिनल होता है। जो ऋण टर्मिनल होता है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड जिसे हम कहते हैं, उसे कैथोड कहते हैं, और जो धनावेशित होता है उसे एनोड कहते हैं। ठीक है, तो कैथोड जो है वो क्या है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड। ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड और ये है धन आवेशित इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आवेश किस प्रकार से हम लोग देखते हैं आवेशों को। तो कैथोड पर जो है कैथोड पर हम देखते हैं कि धातु हमको मिलती हुई दिखती है। कैथोड पर हमको क्या दिखती है, धातु। जबकि हमको एनोड पर जो अशुद्धि है वो जो जिस भी धातु के साथ जो भी चीज जैसे क्लोराइड है वो हमको दिख जाता है। ठीक है, तो जो अशुद्धि वाला भाग है या फिर जो हमें नहीं चाहिए, जैसे हमने क्लोराइड या क्लोरीन, ठीक है, हमको जैसे अगर सोडियम क्लोराइड को हमको पृथक करना है, सोडियम क्लोराइड, अच्छा इससे ही बात कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम में से हमको सोडियम क्लोराइड में से हमको सोडियम धातु मिलेगी। ये क्या है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आती है, पोटेशियम के बाद आती है, मतलब ये क्या होगी, अति अभिक्रियाशील। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैद्युत अपघटनी अपचयन। तो जब इसमें वैद्युत अपघटनी अपचयन करेंगे तो कैथोड पर हमको क्या मिलेगा, सोडियम। कैथोड पर हमको क्या मिलेगा, सोडियम। और एनोड पर हमको क्या मिलेगा, ये क्लोरीन। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान देंगे आप। ठीक हो गया, तो इतना सा ही ये अब प्रोसेस था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी जो बुक है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, धातुओं का परिष्करण।
हम धातुओं का परिष्करण किस प्रकार से करते हैं, जो धातु हमें मिली, अब तक हम धातु को प्राप्त करना सीख चुके हैं, किस प्रकार से हम उसका निष्कर्षण करेंगे, लेकिन अब उसके परिष्करण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि धातुओं का परिष्करण क्या होगा। तो अब तक हमें जो धातु मिली है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका परिष्करण करते हैं। ठीक है, तो हम जो विद्युत का जो हम विधि इसमें यूज करते हैं उसका नाम भी विद्युत अपघटनी परिष्करण है। तो इसको हम समझ लेते हैं डिटेल में। यहां पर लिखेंगे 2-3 पॉइंट्स नोट करके। धातुएं विभिन्न, नोट कीजिए इसको मेरे साथ, जस्ट समझने के लिए लिख रहे हैं, विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। इनमें उपस्थित अपद्रव्य, अपद्रव्य मतलब ऐसे पदार्थ जो कि अवांछित है, जिनकी हमको आवश्यकता नहीं है, हमें शुद्ध धातु चाहिए बस। ठीक है, इम्प्योरिटी, अशुद्धि जिसे कहते हैं, उस वही अपद्रव्य है। अपद्रव्य को हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करना धातु का या फिर धातुओं का परिष्करण कहलाता है। ठीक है, धातुओं का परिष्करण कहलाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है परिष्करण यानी रिफाइनिंग, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए धातुओं का परिष्करण। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको फिगर दिखाता हूं। ठीक है, ये रहा फिगर। ये जो धातुओं के परिष्करण की एक विधि है, ये क्या है, धातुओं के परिष्करण की एक विधि है जो यहाँ आपको फिगर में दिख रही है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यहां पर लिख देता हूं। तो इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा
हमारे पास एक विद्युत परिपथ हमको बनता हुआ दिख रहा है। हमको क्या दिख रहा है? विद्युत परिपथ हमको बनता हुआ दिख रहा है। विद्युत परिपथ मतलब ये देखो, ये क्या है? एक सेल है, ठीक है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर आपको एक स्विच लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसका ऋण सिरा है, ये धन सिरा है, ठीक है। तो इस विद्युत परिपथ के कारण मैं ये कह सकता हूं कि विद्युत के द्वारा विद्युत का इसमें उपयोग हो रहा है, तो इसीलिए हमने इसका नाम विद्युत अपघटनी परिष्करण रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारी जिन धातुओं की हम बात कर रहे हैं, काफी सारी धातुएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकेल है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये काफी सारी धातुएं, और भी धातुएं। हम क्या करते हैं, इनकी सफाई के लिए, इनके परिष्करण के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब इस विधि में होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास अशुद्ध धातु होगी, मतलब जिसमें कि अपद्रव्य शामिल होगा, उसको हम एनोड बनाएंगे। ये एनोड क्या बनेगा? जो हमारी अशुद्ध धातु होगी, ठीक है, जो हमारी अशुद्ध धातु होगी उसको हम एनोड बना देंगे, उसको हम एनोड पर रख देंगे, एनोड की जगह पर, समझ रहे हो। और जो शुद्ध धातु है, जो शुद्ध धातु है उसकी पतली सी परत लेनी है, उसको हमको कैथोड बनाना है। शुद्ध धातु की पतली सी परत को हमको क्या बनाना है? कैथोड। तो ये कैथोड क्या होगा? पतला। और ये क्या होगा? ये बड़ा होगा, क्योंकि इसमें अशुद्धि है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक। अब जब हमने ये काम कर दिया, तो हम क्या करेंगे उसके बाद जिस धातु के हम बात कर रहे हैं उसका लवण विलयन क्या होगा, हम लोग विद्युत अपघट्य के रूप में इस्तेमाल करेंगे। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? जो ये सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन जो विलयन दिख रहा है आपको, पानी दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम कौन सा विलयन रखेंगे? जो धातु हम साफ कर रहे हैं उसका लवण विलयन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सपोज एनोड पर हमने कोई ऐसी धातु लगाई है जिसमें कॉपर उपस्थित है, जिसमें क्या है? कॉपर उपस्थित है, ठीक है, कॉपर प्लस उसमें अशुद्धि है, अभी वो शुद्ध कॉपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एनोड पर उसको रख देंगे जो कॉपर अशुद्धि है, ठीक है, और कैथोड पर हम कॉपर की पतली, शुद्ध कॉपर की, कैथोड पर हम क्या रखेंगे? शुद्ध कॉपर की, शुद्ध तांबे की पतली परत रखेंगे, ठीक है, शुद्ध कॉपर की पतली परत हम उस पर लग देंगे, ठीक हो गया। और जो अब विद्युत अपघट्य के रूप में लगाएंगे हम, वो कॉपर का लवण विलयन। तो कॉपर का हम धातु प्रयोग कर रहे हैं, कॉपर की धातु को साफ कर रहे हैं, तो कॉपर का सल्फेट विलयन। कॉपर का लवण विलयन से क्या मतलब है? कॉपर सल्फेट का विलयन। आगे बात समझ में? इतना काम हमको करना है। जो जो बातें मैं बता रहा हूं अभी लिख भी दूंगा, डोंट वरी, बस अभी समझते रहो। जब हम ये काम कर देंगे, तो हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा मतलब जब ये स्विच को ऑन करेंगे, अभी ये स्विच तो ऑफ है ना, जब ये जुड़ जाएगा ऐसे, जब हम इसको ऑन करेंगे, जब स्विच को ऑन करेंगे, तो इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होगी? ऐसे करके यहां से प्रवाहित होगी, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, और इधर से इधर, ठीक है। इस प्रकार एक बंद पथ के रूप में विद्युत धारा प्रवाहित हमको होती हुई दिखाई देगी। जब ये विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी, जब आप स्विच को ऑन करेंगे, तो एनोड पर स्थित जो अशुद्ध धातु है, वो एनोड पर स्थित जो अशुद्ध धातु है, वो आप देखेंगे कि ये नीचे जो विद्युत अपघट्य हमारा, जो धातु का लवण विलयन है, उसके साथ मिल जाती है और जमीन पर बैठ जाती है, ठीक है। और जो शुद्ध धातु है, शुद्ध धातु वो यहां से निकल करके, देख रहे हैं आप, कॉपर यहां से निकल करके, और ये किस पर जा रहा है? ये कैथोड पर जा रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ से शुद्ध धातु होगी, जो कॉपर होगा, वो इधर कैथोड पर जाता रहेगा। कैथोड हमको बड़ा बड़ा होते दिखाई देगा। हमने क्या बोला था? पहले हमको उसको पतली परत लेनी है, बाद में हमको उसकी परत मोटी मोटी होती दिखाई देगी, जैसे जैसे कॉपर उसमें जाता रहेगा। और अशुद्धि क्या होगी? हमको नीचे गिरती हुई दिखाई देगी, नीचे हमको इकट्ठा दिखाई देगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्ट में क्या होगा, फाइनली कैथोड पर जो होगा पूरा, वो शुद्ध धातु हमको मिल जाएगी, और सारी अशुद्धि जो होगी वो एनोड के नीचे अपद्रव्य के रूप में हमको दिखाई देगी, जिसको हम एनोड पंख कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? एनोड पंख, क्योंकि एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाती है। आई बात समझ में? तो इतना सा काम है, इसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघटनी परिष्करण, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, विद्युत अपघटनी अपचयन, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने क्या पढ़ा? वैद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है, दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए अब फटाफट से लिखते हैं जो जो बातें हमने करी हैं, ठीक है। डायग्राम को हम लोग लिखते हैं साइड में, डायग्राम को हम लोग रखते हैं साइड में। चलिए, डायग्राम के लास्ट में एक लाइन लिखी है,
आप इसे पढ़ पा रहे होंगे, तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है। ठीक है, अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। निक्षेपित मतलब उस पर इकट्ठा हो जाता है। तो यही प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। आप यही प्रोसेस लिखोगे, पहले तो यही लाइन लिखोगे। ठीक है, पहले तो आप यही लाइन लिखोगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, और उससे पहले आप क्या क्या चीजें लिखोगे, उससे पहले आप ये लिखोगे कि इसमें लिखो, जल्दी से लिखो मेरे साथ, इस विधि द्वारा कॉपर, इस विधि द्वारा कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी, ठीक है, गोल्ड आदि धातुओं का परिष्करण किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट में हम क्या करेंगे, एनोड किसको बनाएंगे, कैथोड किसको बनाएंगे। तो यहां पर लिखो एनोड, फिर लिखो कैथोड, फिर लिखेंगे विद्युत अपघट्य। ये 3 चीज आपको लिखना। आप इसमें लिखेंगे, मैं पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूं आपको ताकि आपको याद रहे। आप इसमें लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में एनोड जो है, हम जो अशुद्धि है, अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं, जबकि शुद्ध धातु की पतली परत को हम कैथोड बनाते हैं। एवं जो धातु है, धातु का लवण विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। धातु मतलब जो भी धातु, यहाँ पर हम कॉपर ले लेते तो कॉपर सल्फेट, ठीक है, कहीं पर आयरन लेंगे तो आयरन सल्फेट, जिंक लेंगे तो जिंक सल्फेट, जहां पर जो धातु होगी वहां पर उस प्रकार का विद्युत अपघट्य हमारा बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो शुद्ध धातु होगी वो कहां पर मिलेगी, कैथोड पर। ठीक है, और उसके बाद अशुद्धि हमको कहां दिखाई देगी, एनोड पंख पर। ठीक है, आप इसके बाद ये पॉइंट लिखेंगे, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट जो आपको फिगर में दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिखेंगे आप कि जो तांबे की जो तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है, जबकि शुद्ध अशुद्ध तांबा एनोड, शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। यही मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसमें ये बात लिखेंगे, और प्लस इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसमें, इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है, एवं एनोड एनोड तली पर अशुद्धियां निक्षेपित, निक्षेपित मतलब इकट्ठा होना, ठीक है, हो जाती हैं, जिसे
एनोड पंख कहते हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है पूरा। इसमें आप पीछे डायग्राम भी बनाएंगे जो हमने देखा था, और ये सारी चीजों को आप लोग उसमें मेंशन करोगे, ये सारी चीजों को आप लोग उसमें मेंशन करोगे। तो ये था बच्चों प्रोसेस पूरा, जिसमें कि हमने बात करी धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाए, धातुओं को प्राप्त किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, और उसमें हमने सबसे पहले सक्रियता श्रेणी देखी थी, रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, उसमें तीन जो स्थितियां हैं उनके लिए हमने अलग अलग इस पर चर्चा करी थी। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि धातुओं का जो परिष्करण है, जो धातुओं को रिफाइनिंग है, अशुद्धियों को उसमें से पृथक किस प्रकार से किया जाए। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है धातु निष्कर्षण का। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमने चैप्टर 1 में भी जिसके ऊपर चर्चा करी थी, जिसका नाम है संक्षारण या फिर कोरोजन, जिसका नाम है कोरोजन। तो कोरोजन के ऊपर हमको चर्चा करनी है। कोरोजन में हम लोग क्या बात कर रहे थे पहले चैप्टर में, उसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, फिलहाल हम इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, क्या है इसका कहने का मतलब, आइए इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन हम करते हैं। यहाँ पर आपको 3 परख नलियां दिखाई दे रही होंगी, ए, बी और सी। आपको 3 परख नलियां दिखाई दे रही होंगी, ए, बी और सी। जो ए परख नली में हमने देखा है क्या रखा हुआ है, हमने इसमें ए वाली परख नली में हमने जल रखा हुआ है। ठीक है, हमने जल रखा हुआ है और उसमें लोहे की कील डाली हुई है और उसमें वायु भी है। ठीक है, दूसरे वाले में हमने क्या करा है, जल रखा है और उसके ऊपर तेल की परत रखी है जल के ऊपर, और उसके ऊपर वायु है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है थर्ड में हमने क्या रखा है, थर्ड में हमने जल भी नहीं रखा है और हमने इसमें कैल्शियम क्लोराइड, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिला रखा है। और इन तीनों परख नलियों को हमने देखा, इन तीनों पहले परख नली में हमने क्या रखा है, सिर्फ जल रखा है और उसके ऊपर वायु दिख रही है हमें खाली स्थान में, और उसमें हमने लोहे की कील डाली है। दूसरे में हमने क्या रखा है, आश्रित जल, मतलब जल को उबाला हमने काफी देर तक और उसको रखा और उसके ऊपर हमने तेल की परत लगा रखी है, उसके ऊपर वायु। तीसरे में हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला है। अब इन तीनों परख नलियों में इस प्रक्रिया, इस काम को करने के बाद हमने लोहे की कील डाली है। लोहे की कील डालने के बाद कुछ टाइम तक छोड़ने के बाद और फिर हमने लोहे की कीलों को देखा, तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन करा। वो ऑब्जर्वेशन क्या था, उस ऑब्जर्वेशन का क्या आधार था और उस ऑब्जर्वेशन का क्या निष्कर्ष था, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज जो बातें आपको बताई गई वो इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मैं साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार जरूर देखेंगे, रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हमने जिस टॉपिक के ऊपर अपनी क्लास को छोड़ी, अपने चर्चा को वाइंड अप किया है, वो है संक्षारण यानी कोरोजन। कोरोजन को हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा अगली क्लास में आने से पहले आप लोग इसको एक बार रिवाइज करके जरूर आएंगे, जो भी बातें आपने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, और चैप्टर 3 में उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ से लेकर जाएंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।